ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक छोटा ट्रिप प्लान कर रहे थे। हम लोगों ने एक अनजाने से गांव का नाम सुना था, जो हमारे शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। उस गांव की खासियत थी वहाँ का पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन हम दोस्तों के लिए ये बातें सिर्फ अफवाहों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। ट्रिप का प्लान बना और हम 4 लोग, मैं, आदित्य, रोहन और निखिल, उस गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ही हमने गांव वालों से सुना कि उस कब्रिस्तान के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, खासकर रात के समय। लेकिन हमारी उम्र ऐसी थी जहां डर कम और एडवेंचर का जुनून ज्यादा था। हमें और कोई नहीं रोक सकता था। गांव पहुंचने के बाद हमने सोचा कि रात होते ही कब्रिस्तान जाएंगे। दिन में तो वो जगह बस एक पुराना और सुनसान इलाका लग रही थी। वहां पर बहुत सारी पुरानी कब्रें थीं, जिनकी देखरेख कई सालों से नहीं हुई थी। हड्डियों की तरह दिखने वाले सूखे पेड़, जिनकी शाखाएं जैसे किसी की तरफ इशारा कर रही हों, कब्रिस्तान को और भी भयानक बना रहे थे। रात को करीब 11 बजे हमने अपना सामान उठाया और बिना किसी को बताए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। गांव के रास्ते सुनसान थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हमें हल्का सा बेचैन कर रही थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था और दूर से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे, हमें एक पुराना गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर जंग लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो गेट बरसों से किसी ने नहीं खोला। निखिल ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और गेट को धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही गेट खुला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। मुझे अचानक से दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई, लेकिन हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। अचानक से हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे वहां की हर चीज हमसे कुछ कहना चाह रही हो। चारों तरफ सिर्फ पुरानी जर्जर कब्रें थीं, जिनके पत्थरों पर लिखे अक्षर अब साफ दिख भी नहीं रहे थे। कुछ कब्रों पर घास उग आई थी और कहीं कहीं पुराने पेड़ों की जड़ें उन कब्रों को अपने अंदर समेटे हुए थी। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। कब्रिस्तान के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे एक पुरानी कब्र थी। रोहन ने कहा, चलो वहीं बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हम सब ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हमने बैठने की कोशिश की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर को छू लिया हो। मैं झट से खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तू तो अभी से डर गया। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और बैठ गया, लेकिन वो अजीब सा एहसास मेरे मन में बस गया था। कुछ मिनटों बाद निखिल ने एक अजीब बात कही। उसने कहा, तुम लोगों को यहाँ कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा? हम सब ने उसे देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हम सब उसकी बात सुनकर चुप हो गए। हवा अब और भी तेज हो गई थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक से हमें एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। निखिल ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उस सरसराहट की आवाज़ और तेज हो गई, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हमारी सांसें थम गईं। हमने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन तभी हमें एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। रोहन ने डरते हुए कहा, ये क्या है? परछाई हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हम सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। वो परछाई जैसे जैसे करीब आ रही थी, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने कभी ऐसी डरावनी चीज महसूस नहीं की थी। हम सब फौरन उठे और भागने लगे। भागते भागते मैंने मुड़कर देखा, वो परछाई अभी भी हमारे पीछे थी। वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसका दबाव हमारे ऊपर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हमें घूर रही हैं और हमारी हरकतें देख रही हैं। हम जैसे तैसे भागते हुए गेट तक पहुंचे और बाहर निकल गए। गेट के बाहर पहुंचते ही वो परछाई गायब हो गई। हम सब हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हम सबकी आंखों में एक ही डर था। वो परछाई कौन थी? हमने उस रात गांव में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो डर हमारे दिलों में बस चुका था। अगली सुबह हम सब ने फैसला किया कि गांव से लौट चलते हैं।
जब हम गांव के बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि उस कब्रिस्तान में कई साल पहले एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। कुछ लोग वहां काले जादू की प्रैक्टिस करते थे और उनमें से एक की जान उसी कब्रिस्तान में चली गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है और जो कोई भी रात के समय वहां जाता है उसे वो अपनी तरफ खींच लेती है। हम सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। शायद जो कुछ हमने देखा था वो उसी आत्मा का प्रभाव था। हमने गांव से निकलने का फैसला किया और कसम खाई कि कभी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएंगे। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक पुराना शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ कुछ अनकहे और अनजाने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज की कहानी उसी शहर के एक छोटे से गांव की है, जहां समय के साथ घटी एक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया था। ये कहानी एक परिवार की है जो बहराइच के बाहरी इलाके में एक पुराने और वीरान हो चुके घर में रहने आया था। ये घर सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता क्योंकि वो घर शापित था, लेकिन उस परिवार ने इन बातों को महज अफवाह समझा और वहां रहने का फैसला किया। परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, अरविंद, उनकी पत्नी संध्या और उनकी 8 साल की बेटी अंशिका। उन्हें ये घर सस्ते में मिल गया था और अरविंद को लगा कि पुराने जमाने के बने इस बड़े से घर को रहने लायक बना सकते हैं। पहले दिन ही घर का माहौल कुछ अलग सा लगने लगा था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी महक उनके नथुनों में घुस गई। दरवाजे के क्रीक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे घर खुद उनसे बात कर रहा हो। खिड़कियों से आती हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त यहाँ ठहर गया हो। संध्या ने अरविंद की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है? अरविंद ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, अरे ये तो पुराना घर है, थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। और वैसे भी नई जगह हमेशा बेचैनी होती है। हम इसे ठीक कर लेंगे और तुम्हारा मन भी यहाँ लग जाएगा। लेकिन संध्या का मन कहीं ना कहीं डर रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पुराना घर है, थोड़ी दिक्कतें तो होंगी ही, सब ठीक हो जाएगा। अंशिका तो अपने नए घर में काफी खुश थी। उसने लॉबी की दाईं तरफ वाले कमरे में दौड़ते हुए कहा, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ खेलूंगी। वो बहुत एक्साइटेड थी। आखिर ये पहली बार था जब उसे खुद का अपना कमरा मिला था। उसने अपने टेडी बियर को एक कोने में रखा और दीवान पर अपने खिलौनों की एक लाइन बना दी। उसकी मुस्कान देखकर संध्या को थोड़ी राहत मिली, लेकिन घर का अजीब सा माहौल उसके मन में एक खौफ सा भर रहा था। अंशिका की मासूमियत ने उसे याद दिलाया कि वो यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अनजाना सा डर था। देखो अंशिका, संध्या ने कहा, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है, यहाँ हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। हाँ माँ, ये मेरा कमरा है, मैं अब यहीं रहूंगी, अंशिका ने खुशी से जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन संध्या को लगा जैसे कहीं अंधेरे में किसी की नजरें उन्हें घूर रही हैं। अरविंद और संध्या ने पूरा दिन घर का सामान सेट किया और फिर रात हो गई। पूरी फैमिली ने पहली रात बाहर खाना खाया और फिर घर लौटकर सोने की तैयारी करने लगे। उनकी आंख अभी लगी ही थी कि अचानक अरविंद को घर के बाहर वाली सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, पर कोई हलचल नहीं थी। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद अंशिका जोर से चीखने लगी। अरविंद और संध्या घबराते हुए उसके कमरे में दौड़े। अंशिका कांप रही थी। वहां कोई है, वो मुझे देख रही थी, अंशिका ने रोते हुए कहा। संध्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई नहीं है बेटा, तुमने सपना देखा होगा, इसीलिए तुम्हें मना कर रहे थे कि अभी तुम छोटी हो, रात में अकेले डर जाओगी। लेकिन अंशिका का चेहरा बता रहा था कि उसने कोई सपना नहीं देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। संध्या ने अंशिका को किसी तरह अपने कमरे सुला दिया। अगले कुछ दिनों में घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अक्सर दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे घर की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही हों। एक दिन संध्या ने देखा कि अंशिका अपने कमरे में दीवार की तरफ देखकर कुछ बुदबुदा रही है। अंशिका, क्या कर रही हो? संध्या ने पूछा। माँ, मैं दीदी से बात कर रही हूँ, अंशिका ने बिना मुड़े जवाब दिया। संध्या का दिल धड़कने लगा। कौन दीदी? संध्या ने कहा।
संध्या भाग के अंशिका के कमरे में गई। कमरे में अंशिका के सिवा कोई नहीं था। संध्या ने दोबारा पूछा, किससे बात कर रही थी? स्विंगल ने कहा, ये दीदी यहाँ रहती थी। वो कह रही है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। संध्या अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर घबरा गई। संध्या ने अंशिका को कसकर पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर ले आई। अरविंद ने भी अब इन घटनाओं को गंभीरता से लेना शुरू किया और उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग ने बताया कि वो घर वास्तव में शापित था। वहां पहले एक परिवार रहता था जिनकी बेटी की शादी टूटने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी वहां भटकती है और कोई भी नया परिवार वहां चैन से नहीं रह सकता। आपको तुरंत वो घर छोड़ देना चाहिए, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। लेकिन अरविंद ने ये बातें सुनी अनसुनी कर दी। उसने सोचा कि ये बस मन का भ्रम है और कुछ नहीं। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक घर में अजीब सी हलचल मच गई। सारे दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद होने लगे। खिड़कियां इतनी तेजी से हिलने लगीं कि उनमें दरारें पड़ गईं। अरविंद और संध्या घबराकर उठे। उन्होंने देखा कि अंशिका, जो उनके बीच में ही सोई हुई थी, वो अब बिस्तर पर नहीं थी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। पापा बचाओ, मुझे जाने दो। अरविंद और संध्या तेजी से उसके कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उसके कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर से अंशिका की चीखें और जोरदार होती जा रही थीं। अरविंद ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। अंशिका हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मुंह से किसी अजीब भाषा में आवाजें निकल रही थीं। संध्या बुरी तरह चीखने लगी, मेरी बच्ची। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और अंशिका जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अरविंद ने अंशिका को उठाया, लेकिन वो बेहोश थी। उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अंशिका पूरी तरह ठीक थी, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरह के बाहरी दबाव के निशान मिले थे, जो किसी अदृश्य ताकत का संकेत दे रहे थे। उसके बाद अरविंद के परिवार ने वो घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वो परिवार बहराइच में कहीं और रहता है, लेकिन वो घर अब भी वीरान और खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि उस घर में आज भी उस लड़की की आत्मा भटकती है और रात के अंधेरे में उसकी सिसकियां अब भी सुनी जा सकती हैं। ये कहानी करीब 10 साल पुरानी है, लेकिन हर बार जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उस रात मैंने जो देखा वो शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन मैं और मेरे दोस्त राहुल और समीर एक शादी अटेंड करके वापस अपने शहर लौट रहे थे। शादी शहर से दूर एक छोटे से गांव में थी और हमें रात को ही वापसी करनी थी। लगभग 11 बजे का वक्त था जब हम हाईवे पर निकले। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ गाड़ियों की हल्की आवाजें और हेडलाइट्स की लाइट हमें उस सन्नाटे में उम्मीद की तरह दिख रही थी। राहुल गाड़ी चला रहा था, मैं उसके बगल वाली सीट पर था और समीर पिछली सीट पर बैठा हुआ था। हमारी बातें धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। शायद थकावट थी या फिर रात का डरावना सन्नाटा हमें खामोश कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे माहौल और अजीब होता गया। चारों ओर घना अंधेरा और सड़क के दोनों तरफ जंगली पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। हेडलाइट्स से गिरती रोशनी भी उस अंधेरे को चीरने में नाकाम लग रही थी। रास्ते की पहली अजीब घटना तभी हुई जब अचानक से राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया। क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने देखा नहीं क्या? एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने उसे टक्कर मार दी क्या? मैंने और समीर ने दोनों ने ही इधर उधर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी, कोई भी नहीं था। समीर ने हंसते हुए कहा, भाई तेरी नींद खुली भी है या नहीं? यहां तो कोई नहीं है। राहुल अभी भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। मैं भी थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन सोचा कि शायद उसकी नज़र का धोखा होगा। हम फिर से चलने लगे, लेकिन अब माहौल और भी अजीब लगने लगा। ठंडी हवा हमारी कार के अंदर घुसने लगी और रास्ते पर हर चीज़ जैसे रुकी हुई सी महसूस हो रही थी। हर पेड़ की परछाई मानो हमें घूर रही थी। दूसरी घटना थोड़ी देर बाद हुई। समीर, जो अब तक मजाक कर रहा था, अचानक से चुप हो गया।
मैंने पलट कर देखा तो वो खिड़की के बाहर घूर रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, वो औरत फिर से दिखी। अब मेरी धड़कनें तेज हो गईं। कौन औरत? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे कहा, जो अभी कुछ देर पहले सड़क पर खड़ी थी, वो फिर से दिखी। इस बार वो पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। मैंने घबराते हुए बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। हम सबके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा था। राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, मानो जितनी जल्दी हो सके इस हाईवे को पार कर लेना चाहता हो। तीसरी घटना तब घटी जब हम एक सुनसान ढाबे के पास पहुंचे। राहुल ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें थोड़ी देर यहीं रुकना चाहिए। हम सब सहमत हो गए और ढाबे पर गाड़ी रोक दी। ढाबा अजीब तरह से खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था और हवा में जलती लकड़ियों की हल्की सी महक थी। हमने उससे पूछा, भाई, कुछ खाने को मिलेगा? उस आदमी ने बिना हमारी तरफ देखे कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर जान बचानी है तो जल्दी से आगे निकल जाओ, ये जगह सही नहीं है। उसकी बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े। लेकिन अब हम सबको यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। असली डरावनी घटना तब हुई जब हम हाईवे के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचे। जैसे ही हमारी गाड़ी उस मोड़ पर मुड़ी, अचानक से कार बंद हो गई। राहुल ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। और तभी हमने देखा, वो औरत। अब वो हमारी गाड़ी के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें गहरे गड्ढों की तरह खाली थी। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम सब सुन्न हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले या हिले। राहुल ने कांपते हाथों से एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी चालू हो गई। हमने बिना देखे ही गाड़ी आगे बढ़ाई और जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज स्पीड में वहां से भाग निकले। उस रात के बाद हमें बाद में पता चला कि उस हाईवे पर कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वो वहीं मारी गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। कई लोगों ने उसे देखा है और जो उसे अनदेखा करता है उसके साथ हादसे होते हैं। हम उस रात तो बच गए, लेकिन उस घटना ने हमारी जिंदगी बदल दी। राहुल आज भी उस दिन को याद करके कांप जाता है और समीर ने तो रात में सफर करना ही बंद कर दिया। मैं भी उस रास्ते से कभी वापस नहीं गया। आज की कहानी आपको ले चलेगी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की ओर, जहां काले जादू की अनकही कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ये कहानी है वर्ष 1985 की, जब एक युवा पत्रकार समीर कोलकाता से एक दूर के गांव की ओर निकला था। समीर का काम था लोकल रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करना और उन पर आर्टिकल लिखना। बंगाल का यह इलाका उस समय काले जादू, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब गतिविधियों के लिए बदनाम था। समीर की कहानी शुरू होती है कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से, जहां से वह रात की ट्रेन पकड़कर उस गांव की ओर जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए समीर को एहसास हुआ कि गांवों की ओर बढ़ते ही आसपास की हवा बदल रही थी। बाहर का अंधेरा घना और रहस्यमयी था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, समीर को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा। गांव का नाम था कालापाड़ा। नाम सुनते ही समीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। गांव का नाम भी मानो किसी भयानक घटना की ओर इशारा कर रहा था। जब समीर गांव पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां का माहौल बेहद भारी और उदास था। लोगों के चेहरे पर एक अनजाना डर था और गांव की गलियां सुनसान थीं। समीर को पहले ही एहसास हो गया था कि इस गांव में कुछ बहुत गलत हो रहा था। गांव वालों से बात करते हुए उसे पता चला कि कुछ साल पहले गांव में एक औरत, जिसका नाम था शांभवी, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। शांभवी के बारे में यह कहा जाता था कि वह काले जादू में माहिर थी। वह गांव के बाहर जंगल के पास एक झोपड़ी में अकेली रहती थी और रात के समय अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करती थी। गांव वालों का मानना था कि उसकी मौत के बाद से गांव पर एक श्राप आ गया था। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उसकी आत्मा अभी भी गांव के पास वाले जंगल में भटकती है और रात को उसकी हंसी सुनाई देती है।
समीर ने गांव में एक छोटे से लॉज में ठहरने का फैसला किया। उस लॉज की खिड़की से जंगल दिखता था और उस जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी भी दिख रही थी। ये वही झोपड़ी थी जहां शांभवी रहती थी। समीर ने भी यही सोचा कि यह जरूर शांभवी की झोपड़ी होगी। शाम होते ही गांव की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। समीर ने अपनी नोटबुक निकाली और गांव के बारे में जो कुछ सुना था उसे लिखने लगा। लेकिन लिखते लिखते उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा। वह बार बार खिड़की की ओर देखता, लेकिन बाहर अंधेरे के सिवा कुछ न था। रात के करीब 12 बजे समीर को अचानक झोपड़ी के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने तय किया कि वह बाहर जाकर देखे। समीर एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जंगल के अंदर जाने पर समीर को अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं। उसे ऐसा लगा कि पेड़ों के बीच से कोई उसे देख रहा। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही समीर की टॉर्च अचानक बंद हो गई। घने अंधेरे में वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी, वही हंसी जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। समीर को लगा कि वह पागल हो जाएगा। तभी उसने एक छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ें ठहरने लगीं और समीर ने देखा कि वह वही औरत थी, शांभवी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह से सफ़ेद और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज़ गूंजी। समीर के पैर कांपने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी शांभवी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और समीर को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकने लगी। उसके शरीर में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। समीर ने महसूस किया कि उसके चारों ओर हवा घूमने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ भागे। किसी तरह समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल से भागने लगा। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह जितना तेज दौड़ता, जंगल उतना ही लंबा होता जा रहा था। पीछे से शांभवी की हंसी अब और भी तेज हो गई थी और समीर को उसके कदमों की आहटें साफ सुनाई दे रही थी। वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसे लगा कि वह कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। आखिरकार किसी तरह समीर ने गांव की सीमा तक पहुंचकर दम लिया। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो जो नज़ारा उसके सामने था उसने उसकी रूह कंपा दी। गांव के हर घर पर काले रंग के निशान बने हुए थे और चारों ओर एक रहस्यमय धुंध फैली हुई थी। उसे अचानक याद आया कि गांव वालों ने कहा था कि शांभवी की आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। समीर ने बिना सोचे समझे गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब वह लॉज वापस पहुंचा तो उसे वहां एक लेटर मिला। उस लेटर पर लिखा था, तू भाग नहीं सकता, श्राप तुझ पर भी आ चुका है। उस रात के बाद समीर ने गांव छोड़ दिया और कोलकाता वापस लौट गया। लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। हर रात उसे वही हंसी सुनाई देती और वह डर के मारे सो नहीं पाता। कुछ हफ्तों बाद समीर कोलकाता के अपने फ्लैट में मारा हुआ पाया गया। उसकी मौत का कारण कोई समझ नहीं पाया, लेकिन उसके आसपास वही काले निशान पाए गए जो उसने उस गांव में देखे थे। कहते हैं कि जो भी उस गांव में गया वह कभी वापस सामान्य नहीं हो पाया और अब वह गांव बिल्कुल खाली है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि शांभवी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली के एक नामी कॉलेज में विकास नाम का एक लड़का पढ़ाई कर रहा था। वह अपने दोस्तों रोहित और समीर के साथ एक फ्लैट में रहता था। तीनों ही अच्छे दोस्त थे और उनका ज्यादातर समय साथ में ही बीतता था। परीक्षाओं के बाद तीनों ने सोचा कि क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। इंटरनेट पर काफी खोजबीन के बाद उन्होंने कसौली जाने का फैसला किया, जो एक छोटी सी हिल स्टेशन है, बहुत ही शांत और खूबसूरत। वे तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर कसौली के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे कसौली पहुंच गए और वहां एक होटल में ठहरने का फैसला किया। होटल का नाम ग्रीन विला था, जो कि एक पुराना बंगला था। होटल के मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया कि यह होटल अंग्रेजों के जमाने का है। पहली रात सब कुछ सामान्य था। तीनों दोस्तों ने खाने के बाद कुछ समय साथ बिताया और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। विकास का कमरा सबसे आखिर में था
और उसके पास ही एक छोटा सा स्टोर रूम था जहां पुराने सामान रखे हुए थे। रात के करीब 2 बजे विकास की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुल गई। उसने देखा कि उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है और कमरे में ठंडी हवा आ रही है। उसने सोचा कि शायद उसने दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया होगा। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस सोने चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी, जैसे कोई दीवार पर खुरच रहा हो। विकास ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और फिर से सोने की कोशिश की। अगली सुबह विकास ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। रोहित और समीर ने इसे हंसी में टाल दिया और कहा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। विकास ने भी इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। दूसरी रात फिर वही आवाज़ें आने लगी। इस बार आवाज़ें और भी भयानक थीं, जैसे कोई बहुत जोर से चीख रहा हो। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि दरवाज़ा फिर से खुल रहा है और कोई परछाई उसके कमरे की तरफ बढ़ रही है। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन विकास ने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई और उन्हें भी थोड़ा अजीब लगने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद ये होटल वाकई में डरावना है। फिर भी वे लोग दिन भर कसौली की खूबसूरती का आनंद लेते रहे और इस बात को भूलने की कोशिश करते रहे। लेकिन तीसरी रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज़ें बहुत तेज थीं और साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसके कान के पास खड़े होकर कुछ कह रहा। विकास ने डरते डरते लाइट जलाई और चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। विकास के दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब वे भी थोड़ा डर चुके थे। उन्होंने होटल के मालिक से इस बारे में बात करने का फैसला किया। अगले दिन जब उन्होंने होटल के मालिक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि इस होटल में कुछ साल पहले उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। वह एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन अचानक एक दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी जान दे दी। उसके बाद से कई लोग इस होटल में अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं। यह सुनकर विकास और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। वे सोचने लगे कि क्या उनकी आंखों के सामने जो हो रहा है वह सच में आत्मा का कोई खेल है। अगली रात वे लोग थोड़ा जल्दी सोने चले गए, लेकिन विकास का मन अब भी उस घटना को लेकर बेचैन था। जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, फिर वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस बार आवाज़ें बहुत तेज थीं, जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर बोल रहा हो। विकास ने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। उसने लाइट जलाई और कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अगली सुबह वे तीनों फिर से होटल के मालिक के पास गए और उनसे इस बारे में बात की। इस बार होटल के मालिक ने भी मान लिया कि यहाँ कुछ अजीब है। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न वे एक पुजारी को बुलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पुजारी को बुलाया गया और उन्होंने होटल में एक यज्ञ किया। उन्होंने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि अब उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। यज्ञ के बाद विकास और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उसके बाद उन्होंने होटल छोड़ दिया और कसौली से वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विकास ने सीखा कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं और हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। ये कहानी है सुरेश की, जो एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। उसे दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाने का काम मिलता था और वो अपनी नौकरी से काफ़ी खुश था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात की बात है जब सुरेश को एक बड़ा ऑर्डर मिला था। उसे शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में सामान पहुंचाना था। ये इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ था और रास्ते में लंबी लंबी घुमावदार सड़कें थीं, जहां दूर दूर तक कोई इंसान या बस्ती नजर नहीं आती थी। सुरेश को इन रास्तों की आदत थी, लेकिन वो रात कुछ अजीब थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ट्रक के वाइपर्स लगातार पानी साफ कर रहे थे, लेकिन रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 2 बजे का वक्त था और सुरेश एक सुनसान हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। चारों ओर अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं। सुरेश रेडियो पर गाने सुनते हुए खुद को जगा रहा था।
तभी अचानक उसकी नज़र सामने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी जो लिफ्ट मांग रहा। सुरेश को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस वक्त और इस जगह पर कोई क्यों खड़ा होगा, लेकिन उसे लगा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी या कोई इमरजेंसी है। उसने ट्रक रोका और आदमी को अंदर बैठने का इशारा किया। वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ ट्रक के अंदर आया। धन्यवाद भाई साहब, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आपने बड़ी मदद की। सुरेश ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने कहा, बस थोड़ा आगे, उसी रास्ते पर। सुरेश ने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की, लेकिन उसे आदमी में कुछ अजीब लगा। वो चुपचाप बैठा था, उसकी निगाहें लगातार सड़क पर थीं और उसने अपना चेहरा हुड से ढक रखा था। सुरेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने सिर्फ हाँ या ना में जवाब। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद सुरेश को महसूस हुआ कि ट्रक का माहौल अचानक ठंडा हो। बाहर तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ट्रक के अंदर का तापमान जैसे गिर गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर। कुछ देर बाद सुरेश ने महसूस किया कि ट्रक में एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी है। वो गंध इतनी तेज थी कि उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने विंडो खोली, लेकिन गंध कम नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अभी भी वैसे ही बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें सुरेश पर जमी हुई थीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो कुछ छुपा रहा हो। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नज़रें वापस सड़क पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान उस आदमी की अजीब हरकतों से हट नहीं रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैंने भी एक बार इस रास्ते पर लिफ्ट मांगी थी, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। सुरेश के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी धीरे धीरे हंसने लगा और उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी और खौफनाक होती गई। मैं यहाँ नहीं हूँ और शायद तुम भी अब नहीं रहोगे, वो आदमी बोला। सुरेश ने घबराकर ट्रक रोक दिया। उसने देखा कि उस आदमी की आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे अजीब हो रहा था। उसकी स्किन सफ़ेद पड़ चुकी थी और उसकी आंखें, मैं वो आंखें आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी काली हो चुकी थी। वो अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि बिल्कुल मुर्दा जैसा लग रहा था। सुरेश ने बिना सोचे समझे ट्रक से बाहर छलांग लगा दी और दौड़ना शुरू कर दी। उसके पीछे से उस आदमी की हंसी गूंज रही थी। सुरेश अंधेरे में दौड़ रहा था, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा। उसे सिर्फ अपने पीछे वो भयानक हंसी सुनाई दे रही। कई मिनटों तक दौड़ने के बाद सुरेश थक कर एक पेड़ के पास रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिल जैसे फटने वाला था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उस हंसी की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुरेश ने अपने आप को संभाला और वापस ट्रक की तरफ जाने का फैसला किया। उसे लगा शायद वो कोई भ्रम था या उसकी थकान की वजह से उसे कुछ गलत दिखाई दिया। जब वो ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर वो आदमी अब कहीं नहीं था, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, तुम बच नहीं सकते। सुरेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत ट्रक में बैठा और उसे स्टार्ट किया। इस बार उसने बिना वक्त गवाए ट्रक को तेज़ी से चलाया। वो बस किसी तरह उस जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता था। पूरे रास्ते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी पीछे से निगरानी कर, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ भाग रहा था, उस डरावने मंजर से दूर। अगले दिन सुरेश गांव पहुंचा और सामान डिलीवर किए, लेकिन उस रात के बाद वो कभी भी रात में ट्रक चलाने से कतराने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद सुरेश को फिर से उसी रास्ते पर जाना पड़ा। वो बहुत डर रहा था, लेकिन काम की मजबूरी थी। जब वो उसी सुनसान सड़क पर पहुंचा जहां उसने उस आदमी को लिफ्ट दी थी, उसने देखा कि वहीं एक और ट्रक खड़ा है और उसी जगह वही आदमी एक और ड्राइवर से लिफ्ट मांग रहा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। हवाएं सर्द हो चुकी थीं और आसमान में बादल घिर आए थे। गांव का नाम था पिपलानी, जो हमेशा से अपने खौफनाक किस्सों और अंधविश्वासों के लिए मशहूर था। इस गांव के पास ही एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। किसी ने नहीं देखा कि उस हवेली में क्या होता है,
पर सबने सुना है कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। रवि, एक 25 साल का युवक, अपनी जिंदगी में रोमांच और सच्चाई की तलाश में था। वह गांव के अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि उस हवेली में कुछ रहस्यमयी होता है। रवि ने सोचा कि क्यों ना खुद जाकर देखा जाए, आखिरकार यह सच है या सिर्फ एक कहानी। उस रात रवि ने ठान लिया कि वह खंडहर की सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ा। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर उसे डर नहीं था। उसके दिमाग में बस यही था कि वह सबको साबित कर देगा कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। जैसे ही रवि ने हवेली के गेट पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा एकदम ठंडी हो गई है। उसने गेट को धकेला तो वह एक जोर की चिरमिराहट के साथ खुल गया। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। वह पुराने फर्नीचर, टूटी दीवारों और जाले लगे खिड़कियों से भरी थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह खुद को हिम्मत दिला रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वह हवेली के दालान में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। उसने कई बार कोशिश की, पर वह नहीं जली। रवि का दिल अब थोड़ा घबराने लगा था, पर वह वापस मुड़ने के बजाय आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह आगे बढ़ता गया और उसे एक दरवाजा दिखा। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा कि वहां एक पुराना कमरा था। कमरा धूल और जाले से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की मेज थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें से कुछ चित्र बहुत डरावने थे, जैसे कि किसी की खून से सनी आंखें या किसी का चेहरा जो चीख रहा हो। तभी उसे कमरे के कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। वह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। रवि ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जब वह कोने में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी जर्जरित कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। वह आदमी पूरी तरह से काले कपड़ों में था और उसका चेहरा छुपा हुआ था। रवि ने उससे पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने सर को धीरे धीरे हिलाता रहा। रवि ने फिर पूछा, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे से कपड़ा हट गया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे कोई अंधकार से भरा कुआं हो। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ और बहुत भयानक था। रवि को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। कमरे की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। वह आदमी, जो अब रवि के बहुत करीब आ चुका था, धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाने लगा। रवि के शरीर में कंपी दौड़ गई। वह पसीने पसीने हो गया था और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह आदमी अब पूरी तरह से उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने रवि के गले को अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से पकड़ लिया। रवि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें थम रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। रवि ने पूरी ताकत लगाकर उस आदमी के पकड़ से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। वह बिना पीछे देखे भागता चला गया, सीधा हवेली से बाहर आकर ही रुका। उसकी सांस फूल चुकी थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि हवेली के आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेजी से चल रही थी। रवि ने वापस मुड़कर देखा, हवेली के गेट को, जो अब भी खुला हुआ था। उसे लगा कि वहां कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह बिना कुछ सोचे समझे वापस गांव की तरफ भाग गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात हवेली में क्या हुआ था। वह जान गया था कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानना बेहतर नहीं होता।
उसके बाद रवि कभी उस खंडहर के पास नहीं गया, लेकिन हर रात उसे वही चेहरे, वही अजीबोगरीब आवाजें और वही ठंडे हाथ अपने सपनों में सताते रहे। वह जान चुका था कि पिपलानी की हवेली सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो सबको नजर नहीं आती। रवि का यही मानना था कि कभी कभी सच्चाई को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। उस रात की खौफनाक यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अंधविश्वास को हल्के में नहीं लेगा। गांव के लोग अब भी उस खंडहर के बारे में कहते हैं कि वहां कुछ है जो इंसानों से परे है, और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह खुद सच्चाई का हिस्सा बन जाता है। रवि ने अपनी जिंदगी में कभी भी उस खंडहर की सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके चेहरे की खौफनाक झलक सबको यह एहसास दिलाती रही कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, देखने के लिए नहीं। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जो उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था। गांव का नाम था बरौली। यहां ज्यादातर मुस्लिम परिवार रहते थे और हर घर के अपने कस्से और राज थे, लेकिन एक घर था जिसके बारे में लोग ज्यादा बात करने से घबराते थे। ये था अजीम हवेली, एक पुरानी और सुनसान हवेली जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसी चीज जो इंसानों से अलग है। और यहीं से शुरू होती है इमरान की कहानी, एक जवान लड़का जो अपनी माँ आबिदा और छोटी बहन साइमा के साथ उसी गांव में रहता था। इमरान का परिवार गरीब था। उनका छोटा सा मकान गांव के एक कोने में था और वो बस गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन इमरान के वालिद का इंतकाल हो गया और तब से घर का बोझ इमरान के कंधों पर आ गया। एक दिन गांव के कुछ लोग इमरान के पास आए और कहा कि अगर वो अजीम हवेली की देखभाल करे तो उसे अच्छी रकम मिल सकती है। इमरान को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लोग कहते थे कि उस हवेली में जिन्न रहते हैं, लेकिन पैसों की ज़रूरत ने उसे मजबूर कर दिया। हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अब भी काफ़ी मजबूत था। दरवाज़ा पुराने लकड़ी का था, जो हर बार खुलते वक्त एक अजीब सी चीख मारता। अंदर के कमरे अंधेरे और ठंडक से भरे हुए थे, जैसे वहाँ बरसों से रोशनी नहीं हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन सब धूल और जाले से ढकी हुई थीं। एक अजीब सी गंध और सिहरती हवा हवेली के अंदर चल रही थी। इमरान ने पहला दिन वहाँ काफ़ी आराम से गुजारा, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, तो कभी जैसे कोई सरकता हुआ दरवाज़ों के पास से गुजर रहा हो। पहले दिन उसने ये सब अपने मन का भ्रम समझा, लेकिन दूसरे दिन जब वो अपने काम में व्यस्त था, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज और दर्द से भरी थी कि इमरान के पसीने छूट गए। वो तुरंत दरवाज़ा खोलकर भाग गया, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था। एक रात जब इमरान वापस अपने घर जा रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई दे रहा था, जैसे अंधेरे में घुला हुआ हो। उसने इमरान को देखा और कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहाँ वो है जो इंसानी नहीं है। इमरान थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, उसे लगभग 2 बजे रात में अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा कि ये शायद उसकी बहन या माँ होगी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साया नजर आया, एक लंबा अंधेरे से घिरा साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद से इमरान ने कभी भी उस हवेली को वैसे नहीं देखा जैसे वो पहले थी। हर एक रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी हवेली के अंदर से आवाज़ें आती, कभी उसको हर जगह साए नजर आते। इमरान का मन अब डर से भर चुका था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। एक दिन जब वो हवेली की सफाई कर रहा था, उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब का कवर इतना पुराना था कि उस पर धूल छड़ी थी और अंदर के पन्ने इतने पुराने और नाजुक थे कि वो टूटते हुए लग रहे थे। जब उसने उस किताब को खोला तो उसमें जिन्नात के बारे में लिखा था। जिन्न एक ऐसी मखलूक होते हैं जो इंसान की दुनिया के साथ साथ एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। उस किताब में लिखा था कि अगर किसी जिन्न का असर हो जाए तो उसे छुड़वाना मुश्किल होता है,
और अगर कोई जिन्न किसी चीज के साथ बंध जाए तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। उस रात इमरान को एक औरत का साया दिखाई दिया। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इमरान की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और उस पर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। इमरान की रूह जैसे कांप गई थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वो साया उसके और करीब आने लगा। जब वो बिल्कुल उसके सामने आया तो उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि इमरान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन इमरान ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। आबिदा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा, वो हवेली हमेशा से ऐसी थी। तेरे अब्बू ने भी कभी उस हवेली का राज जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से वो कभी वैसे नहीं रहे। उस हवेली में एक जिन्न का कब्जा है जो वहां रहने वालों की रूह को अपनी बनाता है। इमरान को अब सब समझ में आने लगा था। हवेली के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो उसी जिन्न की वजह से था। उसने फैसला किया कि वो अब वहां नहीं जाएगा, लेकिन पैसों की मजबूरी ने उसे वापस वहां जाने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब इमरान वापस हवेली गया, उसने देखा कि सारी हवेली में एक अजीब सा अंधेरा था। उस रात बारिश भी हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। इमरान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और अंदर गया। उसने सोचा, बस आज का काम खत्म करके चला जाएगा। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक से उसके सामने वो पुरानी बूढ़ी औरत दिखाई दी। मैंने कहा था ना बेटा, ये जिन्न तुझे नहीं छोड़ेगा, उसने बोला। और फिर अचानक से वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई। इमरान के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसके आसपास हवाएं तेज हो गईं और उसके कान में बस एक ही आवाज़ आ रही थी, ये हवेली मेरी है और यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इमरान ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो जिन्न उसके सामने था। लाल आंखें, डरावना चेहरा और उसके हाथों में एक पुरानी जंजीर। इमरान की चीख हवेली के दीवारों में गूंजने लगी। जिन्न उसके बिल्कुल सामने था। उसकी लाल आंखें गुस्से और खून के इरादों से भरी हुई थीं। इमरान ने जिंदगी में कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, जिन्न ने अपनी पुरानी जंजीर से उसके पैर को जकड़ लिया। जंजीर इतनी ठंडी थी जैसे मौत का एक ठंडा झोंका उसके शरीर को छू गया हो। इमरान ने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दे, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। लेकिन जिन्न ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसका चेहरा एक अजीब सी सुकून भरी खौफनाक मुस्कान में तब्दील हो गया। तभी हवेली के अंदर की रोशनी एकदम से कम हो गई। बिजली का कड़कना और बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई थीं, जैसे पूरी कुदरत इमरान के खिलाफ हो। इमरान ने अपने हाथ से जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन था। तभी जिन्न के हाथ से एक औरत की चीख गूंजती है। हाँ, मुंह से नहीं, उसके हाथों से। ये वही आवाज थी जो इमरान को पहली बार हवेली के अंदर सुनाई दी थी। अब वह आवाज और ज्यादा जोर से गूंज रही थी। यह हवेली कभी छोड़ नहीं सकता, ये मेरी है। जिन्न के मुंह से एक भयानक आवाज निकली जो इमरान के दिल को चीर कर रख देती है। इमरान को एक ही रास्ता समझ आया, दुआ। उसने अपनी अम्मी से सुन रखा था कि जिन्न से बचने के लिए आयतुल कुर्सी ही एक आखिरी आसरा होता है। उसने अपनी आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी अपने होंठ हिलाने शुरू किए, लेकिन उसकी आवाज गूंजने से पहले ही जिन्न ने अपने हाथ उसके मुंह पर रख दिए। इमरान का सांस घुटने लगा। वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था और उसका शरीर एक लाश की तरह सूख गया था। तभी अचानक से बिजली का जोरदार कड़कना सुनाई दिया और हवेली के दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। आसपास की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई अंदर कुछ बड़ी ताकत से लड़ाई चल रही हो। इमरान ने अपने मुंह पर जिन्न के हाथ का दबाव धीरे धीरे कम होते हुए महसूस किया और फिर एक जोर का धक्का लगते ही वह पीछे जा गिरा। हवाओं में एक अजीब सी सरहाती आवाज गूंज रही थी। इमरान ने देखा कि जिन्न के चेहरे पर अब एक अजीब सी परेशानी थी। उसकी आंखों में डर था। वह पीछे हटने लगा। इमरान ने देखा कि हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर लटकी थी,
उसमें एक रोशनी चमक रही थी। तस्वीर में एक औरत दिख रही थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी इमरान ने उस बूढ़ी औरत में देखी थी। तस्वीर से निकलकर एक साया बाहर आया और जिन्न के सामने खड़ा हो गया। इमरान ने देखा, वह साया कुछ कह रहा था, लेकिन आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जो भी था, जिन्न अब उस साये से लड़ने में लगा था। हर बार जिन्न उस साये पर वार कर रहा था, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल जा रहा था। इमरान इस दौरान धीरे धीरे अपने पैर से जंजीर हटा रहा था। जैसे ही जंजीर उसके पैर से अलग हुई, इमरान ने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर सब कुछ ऐसे घूम रहा था जैसे एक भयानक तूफान आ गया हो। आसपास की चीजें टूट रही थीं और हवा का झोंका इतना तेज था कि इमरान को चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी के लिए भागना शुरू किया। जब वह दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जिन्न और वह साया अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब जिन्न कमजोर पड़ने लगा था। साया धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था और फिर एक जोरदार चीख के साथ जिन्न एकदम से हवा में गायब हो गया और हवेली एक अजीब सी शांति में ढल गई। इमरान ने बिना कोई वक़्त जाया किए तुरंत दरवाज़ा खोला और बारिश में भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ गया। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस एक ही चीज अपने दिल में ठान ली थी, वह कभी दोबारा उस हवेली में नहीं जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे कॉलेज की जहां का नाम आज भी लोग सुनते हैं तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मैं आपको कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, हाँ बस इतना बता सकता हूं कि ये कहानी झारखंड के एक कॉलेज की है और इससे जुड़ी हुई घटनाओं की। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये कहानी पूरी तरह सच्ची है, क्योंकि इसके पीछे के गवाह आज भी उस हॉस्टल में रहते हैं। ये किस्सा शुरू होता है 2015 के मॉनसून के मौसम से। बारिश हो रही थी, रात का समय था और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल में थे। हॉस्टल नंबर 7, जो उस समय फर्स्ट ईयर के लड़कों के लिए था, हमेशा से थोड़ा अजीब माना जाता था। पुराने सीनियर्स बताते थे कि वहाँ के कमरों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं और कभी कभी कमरे के बाहर कोई हलचल होती थी, लेकिन जब कोई दरवाज़ा खोलकर देखता तो कुछ नहीं होता था। ये बातें हर साल नए स्टूडेंट्स को बताई जाती थीं, लेकिन ज़्यादातर इसे एक मजाक समझते थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहला हफ्ता था और स्टूडेंट्स अभी अभी हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। सीनियर्स ने इन्हें डराने के लिए कुछ भूतिया किस्से सुनाए थे, लेकिन यश और उसके दोस्तों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। यश, अमित और विवेक तीनों रूममेट थे। उनका कमरा हॉस्टल की 4थी मंजिल पर था, जहां सीनियर्स का कहना था कि सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होती हैं। रात के करीब 2 बजे होंगे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और तीनों दोस्त अपने लैपटॉप पर मूवी देख रहे थे। अचानक बाहर से कुछ खटखटने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि हवा से कुछ गिरा होगा, लेकिन जब दोबारा वही आवाज आई तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, बाहर क्या हो रहा है? अमित ने कहा। यश ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कुछ नहीं था। कुछ नहीं यार, तू फालतू में डर रहा है, उसने अमित से कहा और वापस मूवी देखने लगा। लेकिन अब आवाजें लगातार आने लगी थी। कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो, कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा हो। विवेक ने बोला, चलो बाहर जाकर देखते हैं। तीनों ने मिलकर हिम्मत की और दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, सिर्फ कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में एक हल्की रोशनी जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई नहीं है यार, अमित बोला और सब वापस कमरे में आ गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब मामला सीरियस लगने लगा था। अगली सुबह इस अजीब घटना के बारे में तीनों ने अपने सीनियर्स को बताया। सीनियर्स ने गंभीर होकर बताया कि कई साल पहले ये बॉयज हॉस्टल नहीं बल्कि गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और इसी हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड किया था। यहाँ का एक प्रोफेसर उस लड़की को बहुत परेशान करता था। प्रेशर में आके उस लड़की ने इसी 4थी मंजिल के एक कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। तब से उस लड़की की आत्मा यहाँ भटकती है। यश और उसके दोस्त ये सुनकर चुप हो गए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये भी सीनियर्स का कोई मजाक होगा, लेकिन वो रात उनके लिए और भी भयानक साबित होने वाली थी। अगली रात करीब 1 बजे यश बिस्तर पर लेटा हुआ था, जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है।
उसने आंखें खोली तो देखा कि एक साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद यश ने हिम्मत करके कमरे की लाइट्स जलाई और अपने दोस्तों को उठाया। यश ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। तूने सपना देखा होगा, अमित ने कहा। अभी ये बात हो ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। तीनों दोस्त घबरा गए। विवेक ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैश ऑन की और तभी उन्हें दरवाजे पर हल्की खटखट सुनाई दी। कोई बाहर है, यश ने धीमी आवाज में कहा। अमित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो जैसे ही वापस मुड़ा, तभी दरवाजे पर एक खून से सना हुआ हाथ दिखाई दिया। तीनों की सांसें थम गईं। वो हाथ दरवाजे के बाहर लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से काट दिया हो। ये देख तीनों बिना समय गंवाए कमरे से बाहर भागे और सीधे ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन में जाकर रुके। उस समय कैंटीन भी बंद थी, लेकिन उनके अंदर कमरे में वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। 2 घंटे तक वे कैंटीन में ही बैठे रहे, सुबह होने का इंतजार करते हुए। हालांकि थकान और नींद ने धीरे धीरे उन पर काबू पा लिया। मजबूर होकर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले अपने एक क्लासमेट के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि इतनी रात को क्यों आए हैं, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि उनके कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा है और गर्मी से तंग आकर वो उसके कमरे में सोने आ गए हैं। तीनों को सच बोलने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि वो डर के मारे अपने कमरे से भाग आए थे, तो पूरे कॉलेज में उनकी बहुत बेइज्जती होती। उनका क्लासमेट उनसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था, पर उन्होंने जैसे तैसे उस रात एडजस्ट किया। अगले दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब और नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की और हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। लेकिन हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि हॉस्टल छोड़ने के लिए पहले उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन उस दिन संडे था, इसीलिए कॉलेज के सभी ऑफिस बंद थे। मजबूरन उन्हें एक और रात उसी रूम में बितानी पड़ी। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। तीनों ने काफ़ी डिस्कस किया कि किसी और दोस्त के रूम में सोने के लिए पूछते हैं, लेकिन यश ने अमित और विवेक को मना लिया और कहा कि आज रात कुछ नहीं होगा। वो तीनों उस रात बिना लाइट्स ऑफ किए ही सो गए। रात के करीब 3 बजे यश की नींद एक अजीब सी ठंडी हवा से खुली। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसने खुद उसे बंद किया था। वो उठकर खिड़की बंद करने गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक खिड़की के बाहर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। यश चीखने ही वाला था कि लड़की ने कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। यश ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से अपने दोस्तों को जगाया। तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था। वो कमरे से भागे और पूरी रात हॉस्टल के बाहर पार्क में बैठकर बिताई। अगले दिन तीनों ने हॉस्टल छोड़ दिया और कॉलेज कैंपस के बाहर एक पीजी में रूम ले लिया और फिर कभी उस हॉस्टल के पास नहीं गए। उन तीनों की तरह और भी कई लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया और 4th फ्लोर में हो रही चीज़ों के बारे में कंप्लेंट की। उसके बाद हॉस्टल नंबर 7 की 4थी मंजिल को बंद कर दिया गया। आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है, उसे उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहाँ सालों से एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के आसपास अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते थे, खासकर उस दुल्हन के, जिसे कभी किसी ने शादी के जोड़े में देखा था। गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय इस हवेली से किसी के सुबकने की आवाज़ें आती हैं। कुछ कहते हैं कि ये आवाज़ें एक भूतनी की हैं, जो अपनी अधूरी शादी की वजह से भटक रही है। इस हवेली का मालिक ठाकुर रणविजय सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी बेटी रागिनी की शादी होते ही सब कुछ बदल गया। रागिनी बेहद सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से हो रही थी। गांव वालों के बीच रागिनी की सुंदरता और सादगी के चर्चे आम थे। लेकिन शादी की रात सब कुछ अचानक से बदल गया। शादी के दिन रागिनी ने लाल जोड़ा पहन रखा था। उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी।
उसके माथे पर चंदन की बिंदी, गले में भारी हार और हाथों में मेहंदी से सजी कलाइयाँ किसी भी दुल्हन का सपना पूरी करने के लिए काफ़ी थी। ठाकुर साहब ने उसे गर्व से देखा, मानो वह उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। रात के समय शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। बस विदाई की रस्म रात के कारण नहीं हुई थी। सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन उस रात हवेली में ही रुके थे। रागिनी और उसके पति के कमरे में जाते ही एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैलने लगी। रागिनी के पति ने सोचा कि शायद ठंड बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही उसने रागिनी की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। रागिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसकी कलाई से हल्का सा खून बह रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पति की तरफ देखा और उसकी आवाज में एक गहरी भयानक गूंज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। उस रात के बाद रागिनी का पति गायब हो गया। घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रागिनी का भी रो रो के बुरा हाल था। ठाकुर साहब ने भी अपने दामाद की खोज में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन किसी ने रागिनी को हवेली के बगीचे में खून से सने शादी के जोड़े में बैठा हुआ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो, और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था। ये नज़ारा देखकर सभी घरवाले और नौकर बगीचे की ओर दौड़े, लेकिन रागिनी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। सबकी सांसें थम गईं और डर के मारे सभी उससे दूर खड़े हो गए। सिर्फ ठाकुर साहब ही आगे बढ़े और उसे संभालने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने उसके पास जाना चाहा, रागिनी अचानक वहां से गायब हो गई। उस दिन से आज तक न तो रागिनी को किसी ने देखा, न ही उसका पति मिला। कुछ महीने बाद ठाकुर साहब की मौत हो गई और देखते ही देखते अगले कुछ महीनों में बाकी घर वालों की भी अजीब तरह से मौत होने लगी। जब घर वालों को यकीन हो गया कि इस हवेली में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, तो ठाकुर साहब के भतीजे ने यह हवेली बेच दी और गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ शहर चला गया। गांव के लोग अक्सर बताते हैं कि जब वो हवेली के पास से गुजरते हैं तो कभी खिड़की से झांकती हुई तो कभी बगीचे में बैठी हुई रागिनी की झलक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता वो वहां से गायब हो जाती। लोग कहते हैं कि रागिनी ने किसी आत्मा के साथ समझौता किया था ताकि वो अपने पति को ढूंढ सके, पर जिस आत्मा से उसने मदद मांगी थी उसने उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया था। रागिनी अब हवेली में एक डरावनी दुल्हन बनकर रह गई थी। कहते हैं अगर कोई नई दुल्हन उस हवेली के पास से गुजरे तो रागिनी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। एक रात गांव का एक आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर गांव लौट रहा था। हवेली के पास से गुजरते वक्त अचानक हवेली के अंदर से किसी की धीमी सी आवाज आई, यहां रुक जाओ, मेरी मदद करो। उस आदमी ने घबराकर हवेली की ओर देखा। हवेली रात के अंधेरे में एकदम मनहूस और डरावनी लग रही थी। वो आदमी इस हवेली की भूतिया कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ था और यह आवाज सुनकर ही उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने अपनी दुल्हन का हाथ कसकर पकड़ लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से खटखटाने लगा और ठंडी हवा ने मानो उनके कदम रोक लिए। उसकी पत्नी ने घबराकर उससे कहा, यहां से जल्दी निकलो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, एक औरत की सुबकने की आवाज उनके पीछे पीछे आने लगी। डर के मारे उनकी रफ्तार बढ़ गई, पर वो जितना तेज भागते वो आवाज उतनी ही पास आती जाती। अचानक औरत की कराहती आवाज एकदम से बंद हो गई। उस आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपनी दुल्हन की तरफ देखा तो वो सहम गया। उसकी पत्नी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे। वो कांपते हुए बोली, वो मेरे कंधे पर अपना हाथ रख रही थी। वो आदमी अपने डर को अपनी पत्नी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मानो उसके कानों में गूंज रही हो। उसकी दुल्हन को बहुत तेज बुखार हो गया था और वो ठंड से कांप रही थी। इसीलिए उन्होंने रात बिताने के लिए पास के एक सराय में ठहरने का फैसला किया, लेकिन उस रात उनकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसकी पत्नी बार बार जागती और महसूस करती कि कोई उसके चारों ओर मंडरा रहा है। सराय की खिड़की के बाहर बार बार लाल जोड़े में एक परछाई दिखाई देती, मानो कोई औरत उन पर नजर रख रही हो। सुबह होते ही उन्होंने गांव पहुंचने का निर्णय किया
और जल्दी से अपना सामान बांध लिया। गांव में आने पर उन्होंने जब ये बात बुजुर्गों को बताई तो गांव वालों ने बताया कि रागिनी की आत्मा खासकर नई दुल्हनों पर ही अपनी दहशत फैलाती है। अगर कोई नई दुल्हन हवेली के पास से गुजरती है तो रागिनी उसकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी अधूरी जिंदगी को जी सके और उन लम्हों का एहसास कर सके जो उसे कभी नसीब नहीं हुए थे। वो चाहती है कि हर नई दुल्हन उसकी तरह अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं का दर्द महसूस करे। इस किस्से के बाद आज भी गांव के लोग नए शादीशुदा जोड़ों को उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि रागिनी अब भी अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में हर गुजरने वाली दुल्हन पर अपनी काली छाया डालने की कोशिश करती है और उसकी लाल खून से भरी आंखें उन लोगों के सपनों में आकर उन्हें चैन से सोने नहीं देती।